हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। सुशांत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनय आप सबके लिए मैथ्स की क्लासेस लेके आया हूँ। ठीक है, होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे और मेरी क्लास को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और जो समझ ना आए वो आप लोग कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा मैं देर नहीं लूँगा आप लोग का, बस टाइम स्टार्ट अपना कर देता हूँ। ओके, देखो बच्चों, आपकी मैथ्स की ना क्लास 10th की वैसे तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो आपका इंपॉर्टेंट ना हो। पर ये जो थर्ड चैप्टर है ना आप लोग का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आप लोग इतनी चीज़ें सीख जाएंगे ना, जिसमें आपको हर एक चैप्टर में आपको करने में ना बहुत ज़्यादा आसान होगा। इसी चैप्टर के बेस पे आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है। इस चैप्टर के बेस पे आप जब आप ट्रिको पढ़ोगे उसमें भी कुछ चीज़ें इसमें आ जाती है एलिमिनेट करने के लिए। मतलब ये चैप्टर आप मान लो इस पूरे चैप्टर का, पूरे 10th क्लास का बेसिक चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से सुनना और बहुत ही फ्लुएंटली आप लोगों को आराम आराम से समझाऊंगा। एक एक चीज़, एक एक लाइन, बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक का सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पहले मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में हम बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूँ। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए हिंदी में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, इसमें इस दो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें आ गया आपका दो वेरिएबल। अब देखो दो वेरिएबल हम होता कैसे, जैसे मैंने आपको इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो होती है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें जो x के साथ होता है वो आपका a होता है, y के साथ जो होता है वो b होता है, और जिसका कुछ भी नहीं होता वो c होता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें x के साथ आपका जो ये है, ये आपका 2, वो a कहलाएगा। y के साथ जो आपका ये 3 है वो b कहलाएगा, और जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो आपका c कहलाएगा। समझ में आ गया इतना सबको आप लोगों को? ठीक है, अब अगर मैं इस चीज में, जैसे हमने पहले नाइन्थ क्लास में सीखा था कि हम अगर एक में वैल्यू पुट करें तो हमारा दूसरा आंसर आता रहता है, इसमें ऐसा नहीं सॉल्व करना, क्योंकि उसमें केवल सिंगल इक्वेशन बनती है। यहाँ पे दो दो इक्वेशन देगा, दो दो कंडीशन। जैसे मान लो मैंने बोल दिया अगर उसके पास 2 रुपये ज़्यादा होता या 5 रुपये कम होता, जो उसके पास अमाउंट है उससे 2 मैं कम कर दूं, 5 बढ़ा दूं, मैंने कोई कंडीशन दे दी। जैसे अभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्वेश्चंस कैसे आप लोग को करने हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं केवल पहले इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, सॉल्व करना अभी आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले केवल इक्वेशन बनाना हम लोग सीखेंगे, खाली इक्वेशन। देखिए, जब तक आपको कहीं जाने का रास्ता पता नहीं होगा, आपको सबसे पहले एड्रेस पता होना चाहिए, आपको जाना कहाँ है। उसके बाद ही आपको वो पता होगा ना भाई जिस रास्ते मुझे जाना है, कि मुझे, अब उसके बाद आप गाड़ी ढूंढोगे कि मुझे बाइक से जाना है या कार से जाना है या ट्रेन से जाना है या हवाई जहाज से, जिससे भी आपको जाना है, पहले आपके पास एक पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए, है ना। तो यही आपको सबसे पहले एक इक्वेशन लिखते समय आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हम इक्वेशन लिखते कैसे हैं, इक्वेशन बनती कैसे है, ये बनाना सीखना। और जब भी बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, 8 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने एक चीज़ नोट किया है कि बच्चों को जब तक, जो बच्चा बोलता है मुझे सर समझ नहीं आ रहा, वो इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता नहीं है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ 90% तो आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे उंगलियों पे। 10% के लिए आपको खाली पेन उठाना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो देखो क्वेश्चन जरा हम देखते हैं ध्यान से। जैसे मैंने बोला, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 year ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। इसने बोला, आफ्ताब ने बोला अपनी बेटी को कि 7 year ago, इस एगो का मतलब होता है पहले, 7 साल पहले। 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था। 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, जैसे वो यहाँ है अभी। 7 साल के लिए हम पीछे चलेंगे, बैक 7 year। ठीक है, ओके, ऐसे बात कर रहा है वो। उसके बाद बोला नाउ 3 year फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी
3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे, तुम्हारी जितनी भी एज है उससे मैं 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। हो जाऊंगा मतलब प्रेजेंट से कंपेयर कर रहा है फ्यूचर के लिए, ठीक है। यानी 3 साल, कितना, 3 ईयर आप, 3 ईयर, ठीक है। 3 साल बाद, देखो इंग्लिश में थोड़ा सा ना एगो आ जाए, बिफोर आ जाए, ठीक है, इसका मतलब होता है पहले। हिंदी में तो सीधा आपको पहले ही लिखा आएगा, ठीक है। 3 ईयर फ्रॉम नाउ बोल दिया बाद में, आफ्टर बोल दिया बाद में, हैंस बोल दिया तो भी इसका मतलब होता है बाद में, ठीक है। अब देखो, इसने जो कंपेयर किया कि मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा, मैं तुमसे इतना बड़ा हो जाऊंगा, उतना छोटा हो जाऊंगा, ये तभी हो जाऊंगा ना जब आपको प्रेजेंट का पता होगा। प्रेजेंट का पता होगा तभी तो आप पास्ट के बारे में पता लगाओगे। मैंने मान लिया भाई किस किस की बात हो रही है, एक तो आफताब खुद की बात कर रहा है, एक अपनी बेटी की बात कर रहा है, ठीक है। एक आफताब अपनी खुद की बात कर रहा है और एक अपनी बेटी की बात कर रहा है। मैंने मान लिया लेट आफताब एज एक्स, ठीक है, और हिज डॉटर इज वाई। दो जनों है, दो जनों में हमने कंपेयर करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, भैया 7 साल पहले की बात कर रहा है, 7 ईयर एगो। 7 साल पहले जो आफताब था वो क्या होगा, 7 कम हो जाएगा अपनी एज में से। भाई जो आज है उससे 7 कम कर दो, मान लो आज मैं 20 साल का हूँ तो 7 साल पहले कितना होगा, 13 साल का। अगर आज मैं 20 ईयर्स का हूँ तो 7 साल पहले क्या, 13 साल, 5 साल बाद कितना होगा, 25। यानी बाद में हम क्या करेंगे, ऐड, पहले में क्या करेंगे हम लोग, माइनस। तो 7 साल पहले मैंने क्या करा, 7 इसमें से माइनस कर दिया, यानी आफताब x-7 था तो उसकी बेटी भी तो y-7 होगी। ये दोनों हो गई। अब इसने बोला, आफताब ने बोला अपनी बेटी को, क्या बोला, मैं मैं 7 साल पहले तुम्हारी एज से कितना था, 7 गुना था। तुम्हारी एज से 7 गुना था, इस बात को ध्यान रखना। जिससे जितना मल्टीपल बोलेगा, जितना टाइम्स बोलेगा, जितना गुना बोलेगा, सॉरी, जिससे जितना टाइम बोलेगा, जितना गुना बोलेगा, जितनी बार बोलेगा, हम उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास तुमसे 5 रुपए ज्यादा है, तो तुम, मेरी वैल्यू किस पे डिपेंड होगी, तुम्हारी वैल्यू पे। अगर तुम्हारे पास 10 है तो मेरे पे 15, तुम्हारे पास 30 है तो मेरे पास 35। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी वैल्यू जो है वो तुम्हारी वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो आफताब जो है वो अपनी बेटी पे डिपेंड है कि बेटी जो की जो एज है उससे 7 गुना हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, सॉल्व करेंगे, कैसा आएगा, x-7 ऐसे ही रहेगा। इधर से 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 7y, -7 7 जा 49। इसको दोनों को उठा के यहाँ दिलाओ, x-7 -7y, इस -49 को इधर लाओगे तो +49 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा x -7y, और 49 में से 7 गया तो प्लस का 42 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई, पहली कंडीशन सबको सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। अगला देखो, अब इसने बोला ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। भैया 3 साल बाद की बात कर रहा है तो 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर लिख दो, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद क्या होगा। भाई आज मैं एक्स था, आफ्ताब एक्स था तो उसमें 3 जोड़ दिया, लड़की उनकी जो थी वो वाई थी तो उसमें भी 3 जोड़ दिया। अब इसने बोला भैया 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। समझ में आई बात। तो क्या होगा यहाँ से, x+3 इक्वल टू 3y+9। इसको इधर ले आओ दोनों को उठा के, तो -3y -9 इक्वल टू 0। एक्स ऐसे रहेगा, -3y ऐसे रहेगा, -9 में से 3 गया, -6 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बन गई। आई बात समझ में, सबको समझ में आ गया यहाँ तक। अभी हमें केवल इसका इक्वेशंस बनानी है, खाली इक्वेशन बनाना सीखो, सॉल्व करना तो मैं भी आपको चुटकियों में सिखा दूंगा। सबको समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई भी डाउट हो यहाँ पे तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे आए तो। हमने खाली अभी इक्वेशन बनाना सीखा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। एक क्रिकेट के कोच ने 3 बैट और 6 बॉलें खरीदी 3,900 रुपये में, 6 बैट और 9 बॉलें। बाद में उसने क्या करा, फिर से दोबारा से उसने क्या करा, एक बैट खरीदा और 3 और बॉलें खरीदी, कितने में, 1,300,
1300 रुपये में खरीदी। तो बोल रहा है बताओ रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, मतलब आपको इसको इक्वेशन बनानी है, अभी सॉल्व नहीं करना, खाली आप खाली इक्वेशन निकालते हैं। मैंने मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट एक्स, ठीक है। एक्स सबको दिख रहा है यहाँ पे। एंड हमने यहाँ मान लिया कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू वाई, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला कि 3 बैट और 6 बॉलों का दाम था 3,900 रुपये। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 रुपये में आप 5 टॉफी लाते हो तो 5 रुपये में कितना लाओगे, तो आपने क्या बोलोगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एक से ज़्यादा की जब भी वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मेरे को एक का कॉस्ट पता था एक्स था, लेकिन बैट तो मैंने 3 खरीदे हैं, तो 3 का कॉस्ट क्या हो जाएगा 3x। साथ के साथ मैंने 6 बॉलें खरीदी तो 6 बॉल का कॉस्ट 6y, और मिला के पैसा हो गया 3,900 रुपये। समझ में आया? सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा इससे बोला सी बायज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल, यानी कि उसने एक बैट और खरीदा x, बाकी 3 बॉलें खरीदी 3y बराबर 1300। ये आपका आंसर हो गया। अभी केवल मैंने आपको बताया इक्वेशंस बनाना सिखा रहा हूँ आपको, खाली समझ में आ रहा बात आपको? क्लियर है यहाँ तक? नॉर्मल इसका क्वेश्चन था, हमने नॉर्मल इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, बिल्कुल डिट्टो पिछले क्वेश्चन की तरह है। हाँ, अब जो इक्वेशन हमारी बनी थी, एक सेकंड में आपको एक चीज दिखा देता हूँ पहले, यहाँ पे फिर बताऊंगा। जैसे मेरी एक इक्वेशन बनी थी ना यहाँ पे, ये वाली, इसमें जो ये पहली इक्वेशन है ना, पहली इक्वेशन, इसमें x के साथ जो होता है वो होता है a, y के साथ जो होता है b, और जो जिसका कुछ नहीं है वो होता है c। लेकिन ध्यान रखना अगर इक्वल टू के उस तरफ है ना, तो जो भी हम c लिखेंगे तो उसको साइन चेंज करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, इधर लाएंगे अगर उसको तो, ठीक है। तो पहली इक्वेशन का अगर मैं बोलूँ a और यहाँ भी बोलूँगा a, तो हमने नाम दे दिया इसको a1, यहाँ दे दिया a2। तो a1 यहाँ से मेरा होगा 3, यहाँ से होगा मेरा 1, यहाँ a2 मेरा हो गया 6, और यहाँ a2 मेरा हो गया 3, यहाँ मेरा a3 हो गया 3,900, और यहाँ पे मेरा a1 b1 होगा, सॉरी यार, a1 b1 होगा आपका 6, b2 होगा आपका 3, और c1 होगा आपका 3,900, और c2 होगा आपका 1,300। साइन चेंज कर देना, माइनस का होगा इन दोनों पे। समझ में आया बात? -3,900 और c2 -1,300, ठीक है। ये आपका आ गया, समझ में आ गया सबको यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक। अगर हमारे पास ये इक्वेशंस है, आपको कोई भी पूछ ले कि बताओ इस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन हैं, ज्योमेट्रिकल और एल्जेब्रिकल। एल्जेब्रिक में तो आपने तो दिखा दिया है करके, और ज्योमेट्रिकल वे में अगर बोलेंगे हमें इक्वेशंस बना के करने के लिए बोलेगा, तो हम कैसे बनाएंगे इसको? हम क्या करेंगे इसके लिए, मैंने आपको इसलिए आपको बताया क्योंकि ये जो मैं इसमें आपको सिखाऊंगा ये यही चीज़ सिखाऊंगा, ये रहा देखो। यही आपको ग्राफ पहले सीख लोगे तो आधा सवाल तो आप यहीं से ख़त्म कर दोगे कि इसके सॉल्यूशन है या इसके सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया बात? इसके सॉल्यूशन है या इसके सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको आधे उसमें ही समझ आ जाएगा। अब देखिए, अगर जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है, जैसे मान लो मेरे पास यही इक्वेशन है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये वाली इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को मैं लिखूं इस x के साथ वाला, ये x - 2y बराबर 0 है, x के साथ वाला a, तो a मेरा मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे, a मेरा यहाँ पे क्या आ गया 1, b मेरा आ गया -2, और c मेरा आ गया यहाँ पे 0। यहाँ मेरा a1 b1 c1 करना है, यहाँ पे a2 मेरा आ गया 3, b2 मेरा आ गया 4, और c2 मेरा आ गया -20, ठीक है। अब हमारे पास 3 चीजें होती हैं रखने के लिए, एक में रख के, लेकिन मैं तीनों बताऊंगा नहीं, मैं एक में आपको बताऊंगा। अगर आप रखोगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर आप ये रखते हो
तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं या नहीं है, और होंगे तो कितने होंगे, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी आपको पता चल जाएगा। A1 मेरा क्या था 1, 1, A2 था मेरा 3, B1 मेरा है -2 और B2 है मेरा 4, C1 है मेरा 0 और C2 है मेरा माइनस का 20। तो जब मैंने देखा यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे, ये भी इसके बराबर नहीं है, ये भी इसके बराबर नहीं है, तो हमारा पहला कंडीशन क्या बनता है, पहला कंडीशन ये बनता है कि अगर A1 अपॉन B1, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नहीं है, अगर A1 बाई A2 का रेशो B1 बाई B2 के रेशो के बराबर में नहीं है, तो इसके हमारा केवल एक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि जब मैं ग्राफ ऐसे बनाऊंगा तो जब मैं उसके दोनों लाइन पॉइंट ड्रॉ करूंगा तो हो सकता है एक लाइन ऐसे जा रही हो, एक लाइन हो सकता है ऐसे जा रही हो, जहां पे वो कट करेंगे ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका हो जाएगा। इसलिए हम इसको बोलेंगे जो ज्योमेट्रिकल वे में इसका जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और जो इसकी लाइन जो होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंट में, एल्जेब्रिक में ये हो जाएगा, और ग्राफिकल में हमारा क्या होगा, लाइन जो होगी वो कैसे होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, वो एक दूसरे को काट रही होगी। समझ में आ गई बात, वो एक दूसरे को कट कर रही होंगी। अगर हमारा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 अगर नहीं है, तो लाइन हमारे क्या कर रही होगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और केवल उसका वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगर मेरा ये कंडीशन होता है, अगर मेरे तीनों बराबर होते, A1 बाई A2 का रेशो जो भी आता, B1 बाई B2 का रेशो जो भी आता, C1 बाई C2 का रेशो जो भी आएगा, अगर वो तीनों रेशो बराबर होंगे तो इसके होंगे इनफाइनिटी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, खत्म ही नहीं हो सकते। और लाइनें कैसे होंगी इसकी, कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। समझ में आई बात, कोइंसिडेंट लाइन में मतलब होता है एक लाइन के ऊपर एक लाइन, मतलब पैरेलल नहीं, लाइन के ऊपर लाइन आएगी। मीन टू से ऐसे, जैसे मान लिया जाए यूं ग्राफ जा रहा है ना, एक लाइन जा रही है तो इसी के ऊपर से सेम लाइन ऐसे करके हमारी क्या हो जाएगी, वो सेम लाइन यूं ही इसके ऊपर रिपीट हो जाएगी, ये ऐसे ही रिपीट हो जाएगी। आई बात समझ में, ऐसे लाइन हमारी रिपीट हो जाएगी। गॉट इट। अगला देखिए, अगर आपका पहला ही इक्वेशन सेम नहीं है, A1 बाई A2 बराबर है नहीं है B1 बाई B2 के, अगर सॉरी पहला अगर सेम है और अगर दूसरा लास्ट में C1 बाई C2 सेम नहीं है, तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और लाइनें कैसे होंगी, पैरेलल, ऐसे जाएंगी लाइनें, लाइनें जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन यहाँ जा रही होगी, ये दोनों लाइन आपस में कभी भी नहीं मिलती है। ये एक्सिस में ऐसे आपको वैसे बना के दिखाया अभी, ठीक है, जब आप ढंग से बनाएंगे तो आपको समझ में और आ जाएगा, मैं भी आपको बना के दिखाऊंगा दोबारा से। समझ में आ गया सबको, आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज़। इस बेस पे मैं आपको क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ। देखिए, on comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ये आपको इसमें बताने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब देखिए, 9x प्लस 3y इक्वल टू 12, इसमें A1 आपका क्या हो गया 9, B1 आपका क्या हो गया 3 और C1 आपका हो गया 12, ठीक है। A2 आपका हो गया 18, B2 आपका हो गया 6 और C2 आपका हो गया 24, ठीक है। इसका रेशो देखो, मैंने निकाला A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। आप यही हमेशा लिख के और वैल्यू पुट किया करेंगे, समझ में आए बात, ठीक है। अब देखो, A1 क्या था मेरा 9, तो 9 बाई 18, B1 था मेरा 3 बाई 6 और C1 था मेरा 12 बाई 24, ठीक है। तो देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना आ गया मेरे यहाँ से 1 बाई 2 इक्वल टू, इसको काट के 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ भी आ गया 1 बाई 2, और तीसरा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, कितना आ गया फिर से मेरा 1 बाई 2। तीनों मेरा क्या आ रहा है 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2, तीनों रेशो आपका क्या आ रहा है सेम आ रहा है। और मैंने क्या कहा था, अगर रेशो आपका सेम है तो मेरी कौन सी सेटिस्फाइड कर रही इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन मेरी सेटिस्फाइड कर गई, तो क्या कहलाएगा हमारा इनफाइनिटी सॉल्यूशन एंड लाइन आर कोइंसिडेंट लाइन। समझ में आई बात, लाइन कैसे होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी और सॉल्यूशन कितने होंगे हमारे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सबको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा आसान तरीका कोई नहीं है समझाने का, ठीक है। एक बार आप दोबारा से इसको देख लेना। चलिए आगे, सेम क्वेश्चन है वैसे ही, इसको सॉल्व करना। हाँ लेकिन थोड़ा यहाँ से आप ना यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर ये आपका क्या कहते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में है, 3/2 5/3 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो क्या करें। ऐसे में डरने की जरूरत नहीं होती ऐसे सवालों में,
दूसरा वाला, ये वाला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें आपका A1 हो गया 3/2, B1 हो गया 5/3 और C1 हो गया 7। देखो करने के इसके दो तरीके हैं। एक तो आपने डायरेक्ट उतार लिया, दूसरा तरीका एक और अभी आपको बता दूंगा, देखना पहले ये कर लो। A2 आपका हो गया 9, B2 आपका हो गया -10 और C2 आपका हो गया 14। देखो मैं आपको बताऊं, बिना सॉल्व किए भी मैं, अगर एक लाइन का आंसर आता ना तो बिना सॉल्व किए आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बताता हूँ कैसे, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। पहला लॉजिक देख रहे हो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो A1/A2 और B1/B2, A1/A2 और B1/B2 ये तो कतई बराबर नहीं है, ये तो कतई बराबर नहीं है, ये तो है ही नहीं बराबर। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इधर देखो जरा, अगर पहले ही दोनों बराबर नहीं होते हैं, पहले ही दोनों बराबर नहीं होते हैं, तो हमारा इसका सॉल्यूशन कितना निकलेगा? 1, एग्जैक्टली 1 इंटरसेक्टिंग लाइन। हमें आगे करने की जरूरत थी, मैं बिना सॉल्व किए भी इसको निकाल सकता था, लेकिन अगर मान लो यही आपका 2-3 नंबर में आ जाए, 4 नंबर में आ जाए, तो क्या करना था इसको? अब यहाँ पे हम रख के देख लेंगे, 3/2 अपॉन 9, 5/3 अपॉन -10 और 7/14। तो देखो इसके नीचे आपका पता है 1 होता है, ये 1 ऊपर चला जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 अपॉन 2 × 9, यहाँ हो जाएगा आपका 5 × 1 अपॉन -10 अपॉन × 3, और यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब कैंसिल आउट कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ से आएगा आपका 1/6, 5 2 जा 10, यहाँ से आएगा आपका माइनस का 1/6 और ये आपका आ गया 1/2। तो पहला तो देखो सेम है ही नहीं दोनों, पहला वाला तो सेम ही नहीं है, साफ दिख रहा है, मैं पहला वाला सेम नहीं है। और पहला जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन। और लाइन कैसी होगी आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। अब देखिए, कह रहा था हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इट्स 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। इस 36 का मतलब क्या है कि जो पेरीमीटर है ना उसका, वो आपका क्या है? 36 दे रखा है। पेरीमीटर आपको 36 दे रखा है, ये जो पेरीमीटर है ना आपको, वो आपको 36 दे रखा है। कौन सा? हाफ पेरीमीटर। तो आपको पता है, पहले देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या, आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप, ये होता है आपका 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस विड्थ। और ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, वो दे रखी है 36, लेकिन वो आपको हाफ बोल रहा है। ये तो पूरा हुआ ना, पूरा। अगर मैं इसका हाफ कर दूं, हाफ, तो क्या हो जाएगा? हाफ से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया, केवल लेंथ प्लस ब्रेथ बचेगी। यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ मिला के कितना है? 36 दे रखा है। खत्म बात। पेरीमीटर तो समझ में आ गया। अब इसने क्या बोला? हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ की जगह मैं क्या लिख दूं? विड्थ प्लस 4, और ये विड्थ की जगह विड्थ ही रहेगा, इक्वल टू 36। कुछ करने की जरूरत पड़ रही है? लेट वेट करने की जरूरत पड़ रही है? कोई जरूरत ही नहीं, दोनों ऑलरेडी वेरिएबल है, लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें। B 2B, इस 4 को उधर भेज दो, तो 36 - 4 कितना आ गया? 32। यहाँ B मल्टीप्लायर में नीचे था 2, तो ऊपर वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया? 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। अब ब्रेथ अगर आपकी 16 है तो लेंथ कितना होगा आपका? लेंथ क्या बोला इसने? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, तो 16 विड्थ थी, अब 4 और ऐड कर देंगे 20, और चेक कर लो दोनों का, आपका 20 और 16 कितना होता है? 36 मीटर। सही आ रहा, हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन। चैप्टर की एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, ठीक है, समझ में आ गई बात, टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूट मेथड। या अब आया है क्वेश्चन में मजेदार ट्विस्ट। अब करेंगे क्वेश्चन मजेदार से। वो तो था हमारा भाई A1 B1 मान लिया, A2 B2 मान लिया, C1 C2 मान लिया, ठीक है, बढ़िया था, वो भी हमने समझ में आ गया, आना चाहिए, वो बेसिक था। अब हम पढ़ेंगे इसमें सॉल्व कैसे किया जाए क्वेश्चंस को। ये तो आपको पता चल गया कि भाई उसके A1 सॉल्यूशन है या 2 सॉल्यूशन है या इन्फाइनिटी है या नहीं है सॉल्यूशन, इतना तो हमें पता चल गया है। लेकिन अब आगे सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखना बहुत ही जरूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूं, हमारे इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं।
एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूट, एक होता है हमारा एलिमिनेशन, और तीसरा होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, इसको बोलते हैं विलोपन विधि, और इसको बोलते हैं हम लोग बीजीय गुणनखंड विधि। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में लिख दिया मैंने, देख लीजिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, अब ये तीनों जो फॉर्मेट है हमारे, सब्स्टिट्यूट, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिखाऊंगा तो मैं आपको ये तीनों मेथड, लेकिन जब मैं आपको अप्लाई करने की बात करूँ ना, तो सबसे बेस्ट मेथड आपका एलिमिनेशन मेथड है, सबसे बेस्ट। ठीक है, अभी मैं आपको जब कराऊंगा तो आप खुद बोलोगे हाँ सर एलिमिनेशन मेथड जो है वो बहुत अच्छा है सब्स्टिट्यूट्स और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। चलिए नोट डाउन कर लेना, ठीक है इसको। ओके, देखिए सब्स्टिट्यूट मेथड में होता क्या है, सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है भाई, एक चीज को उठा के दूसरी जगह मैंने रख दिया। मान लो जब कोई बच्चे बैठे हैं दो, मैंने बोला भाई तू उठ के यहाँ आ जा, तू उठ के वहाँ चला जा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, एक को दूसरी जगह पे भेज दिया। और जैसे ये इक्वेशन है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, दो इक्वेशन है मेरे पास, मुझे इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा एक काम करता हूँ मैं, अगर इस इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल लूँ x की या y की, कैसे निकलेगी, जैसे मैंने x लिखा है यहाँ पे, y को उधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, 14 माइनस वाई बन गया, 14 माइनस वाई बन गया। अभी इस इक्वेशन से मेरी x की वैल्यू आ चुकी है, ये है वो, और इसको मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या होगा, 14 माइनस वाई, और ये ऑलरेडी था माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस माइनस प्लस 2y, अब 14 को उधर भेज दूंगा तो 4 माइनस 14, 14 में से 4 गया माइनस का 10, माइनस का 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 15, कितना आ गया y आपका, y आपका 5 आ गया, 5 आ गया y। तो मेरा x कितना आएगा, 14 माइनस वाई था तो 14 माइनस 5 यानी कितना आ गया मेरा 9, आंसर आया समझ में। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। कैसे क्या सब्स्टिट्यूट, फिर से देख लो एक बार, मैंने यहां से, इससे मैंने x की वैल्यू फाइंड करी और दूसरे इक्वेशन में पुट किया, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे। इससे अगर हमने वैल्यू निकाला तो इसमें पुट करेंगे, इससे वैल्यू निकालेंगे तो इसमें पुट करेंगे। समझ में आ गई बात। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क में है। ये वाला क्वेश्चन जो आपको लग रहा है टफ, तो ये मैं आपको खुद बता देता हूँ, रूट वाले क्वेश्चन बच्चे देख के ऑलरेडी वैसे डर जाते हैं कि सर टफ है, तो टफ नहीं है, ये बहुत आसान होता है, देखना। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। चलिए, केवल अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट सीख लेना, बाद में आप वीडियो पॉज कर करके बार बार देख सकते हैं, क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक सबके पास है ही, एनसीईआरटी की बुक से आप क्वेश्चन से मिला सकते हैं और अपना आप आराम से उसको कर सकते हैं। सॉल्यूशन समझना है और मेथड कितना हमारा, कैसा मेथड है, क्या मेथड है, कैसे लगता है, कब लगता है, ये खाली सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हमें ये सीख जाएंगे तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा दे दे हमें डरने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अच्छा, ये रूट केवल इनके नंबरों के ऊपर है, ये नंबर जो है ना वो बाहर में है। अच्छा देखो, मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ एक की, किसी की निकालो, आपको √2 के एक्स की निकाल, देखो √2x, इस 3y को उधर भेजने का क्या होगा, माइनस का √3y। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, इस √2 को नीचे भेज दो तो √3/√2y, रूट कॉमन कर दो तो क्या आएगा, √3/2y। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, आगे x की वैल्यू, इस इक्वेशन से मेरी x की वैल्यू निकल गई, तो दूसरी इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, दूसरी इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, इससे दिख नहीं रहा सही से, √3 एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, √3/√2, ऐसे लिख लो, चाहे रूट कॉमन कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं है, माइनस का √8y इक्वल टू 0। देखो √3 क्या होता है, ओनली 3,
अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। इस नंबर को उठा के मैं उस तरफ भेज दूंगा तो क्या होगा, माइनस का √8y इक्वल टू माइनस का 3/√2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इस √8 को उधर नीचे भेज दूंगा तो क्या उधर जाएगा, बन जाएगा 3/√8 इंटू √2। रूट दोनों का कॉमन है तो 3/रूट कॉमन, दोनों मल्टीप्लाई, 8 2 या 16, और 16 किसका रूट होता है आपका 4 का। तो आपकी ये वैल्यू तो आ गई आपकी, किसकी वैल्यू आई यहाँ पे, y की। y मेरा आ गया 3/4। y मेरे पास आ चुका है 3/4, समझ में आया। देखो यहाँ मैंने x की वैल्यू पुट करी √3/√2, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 3 आएगा, √2 का √2 आ गया, माइनस √8y था इक्वल टू 0। इस नंबर को उधर भेजा तो माइनस का बन गया, क्योंकि ये प्लस था उधर आके माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। √8 इंटू √2 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 होता है, √16 की वैल्यू होती है आपकी 4। तो क्या आ गया 3/4, ये आपकी आ गई y की वैल्यू। और y की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पुट कर दो, तो √3/√2 इंटू क्या आ गया आपका 3/4। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका 3√3/4√2 आंसर x का। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ पे सबको, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। हम्म 2x plus 3y equal to 11, 2x minus 4y equal to 24, and hence find the value of y equal to mx plus 3। पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो आराम से। 2x plus 3y equal to 11 था, और 2x minus 4y equal to 24 था। यहाँ से मैं लिख दूंगा अगर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, और x की वैल्यू आ गई मेरी 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये आ गया x की वैल्यू। अब मैं x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा, तो 2 इंटू एक्स में रखूंगा 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू 24। ठीक है, 2 था यहाँ, देखो 2 से नीचे 2 कट गया। ठीक, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 24। इस 11 को उधर भेज दूंगा, 4 और 3 माइनस 7y इक्वल टू 24 माइनस 11 कितना आ गया 13 माइनस 7y, और y इक्वल टू क्या होगा -13/7। ये आ गया आपकी y की वैल्यू। y की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना यहाँ पे। 2x 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू 24। हाँ ठीक है, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, नीचे 2 गया, ठीक है यहाँ तक। 2x यहाँ रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस या माइनस ही है ना, हाँ माइनस है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे प्लस होना चाहिए यार, यहाँ पे क्वेश्चन में अरे प्लस होना चाहिए। 11 माइनस 3y माइनस 4y, अरे प्लस उधर जाके माइनस, यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए था, यहाँ माइनस होता तब ये क्वेश्चन सही रहता। आई थिंक माइनस होना चाहिए था वहाँ पे। चलो हम इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत हो ना, साइन चेंज होने से थोड़ा कोई फर्क पड़ता है। हमारा y आ गया -13/7। अब यहाँ पुट कर लो, x इक्वल टू क्या आएगा 11 माइनस 3 इंटू -13/7 अपॉन 2। तो 11 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 13 3 जा 39 अपॉन 7 अपॉन 1, इसके नीचे 2। एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो क्या आएगा 77 प्लस 32, ये मल्टीप्लाई में यहाँ 2 हो जाएगा, तो 7 2 9, 109 अपॉन 2 2 जा 7 2 जा 14, ये आ गया आपका। ठीक है, 109 अपॉन 14, 109 अपॉन 14। ठीक, अब यहाँ पे आपको बोला है वाई इक्वल टू क्या था mx प्लस 3। वाई की जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या था वाई की वैल्यू 13/7 माइनस का इक्वल टू mx, m पता नहीं है हमें, x की वैल्यू कितनी है मेरी 109 अपॉन 14 प्लस 3। इसको तो ले जाऊँगा तो -13/7 माइनस 3 इक्वल टू 109 अपॉन 14 m। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, ये हटा देता हूँ। फिर नीचे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 7 आएगा -13 प्लस माइनस -13 माइनस
21 इक्वल टू 109 अपॉन 14। तो ये आपका आ गया कट के यहाँ से 314 213 माइनस का अपॉन 7 इक्वल टू 109 अपॉन 14 m। काट लो यहाँ से 7 2 जा 14 और कट रहा है, नहीं कट रहा तो इसको उधर भेज दो। तो 34 2 जा -68 109 को नीचे लो 109 इक्वल टू m। ये आपका हो गया आंसर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर आपका आएगा, m की वैल्यू ये आएगी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखा ना माइनस कर दूँ, मेरे ख्याल से ना क्वेश्चन में गड़बड़ थोड़ी सी है, माइनस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हो जाता कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है, गलतियाँ इंसानों से ही होती है। ठीक है, देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 2x माइनस 3y कर दूँ ना, यही होना चाहिए क्वेश्चन में मेरे हिसाब से। तो यहाँ से आपकी वैल्यू ये निकलती 2x इक्वल टू 11 प्लस 3y निकलती, और x आपका आता है 11 प्लस 3y अपॉन 2, ये आता है आपका x। और जब मैं इसकी वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करता 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 में, तो मेरा होता 2 इंटू 11 एक्स प्लस 3y अपॉन 2 प्लस माइनस 4y इक्वल टू 24। तो ये यहाँ से 2 से 2 कट जाता, यहाँ बच गया 11। x कहाँ से आ गया, 11 ओनली 11 था ना। टू इंटू 11 प्लस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू 24। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 प्लस 3y माइनस 4y इक्वल टू 24। 4 में से 3 गया, माइनस का y इक्वल टू इधर जाके माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 11 कितना आ गया 13। ये y माइनस उधर भेज दूंगा तो -13, y आपकी -13 आ गई। अगर -13 को मैं यहाँ पुट कर दूँ x में, तो 11 माइनस 3 इंटू प्लस 3 इंटू -13 अपॉन 2। तो 11 प्लस माइनस माइनस 13 3 39 अपॉन 2, और 39 में से 11 गया तो 28 माइनस का अपॉन 2, यह आ गया आपका माइनस का 14। अब आपका x आ गया -14 और y आपका आ गया -13। अगर इन दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो आपका आएगा y इक्वल टू mx प्लस 3 था ना, तो y कितनी आई आपकी बेटा -13, और x आपका क्या आया था, x कितना था आपका -14 m प्लस 3। इस 3 को उधर ले आऊँगा तो -13 -3 इक्वल टू -14 m, यह आएगा -16 इक्वल टू -14 m। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 16 अपॉन 14 इक्वल टू m। 2 8 जा 6, 2 7 जा 14, तो m आपका आ गया 8 अपॉन 7 आंसर। समझ में आया? उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज, या तो यहाँ प्लस होगा या फिर यहाँ पे ये माइनस होगा तो ये प्लस होना चाहिए। ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन में होगा, हो सकता है मिस प्रिंट कहीं हो गया हो। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। देखो कह रहा है सब्स्टिट्यूट मेथड से करना आपको इस क्वेश्चन को भी। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। देखो दो नंबरों के बीच का अंतर हमारा 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, और एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना भी है। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में ना हम जरा सा ना फंस जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में। इसने बोला दोनों नंबर, दो नंबरों का डिफरेंस, तो बात तो दो नंबर की हमने मार दिया, लेट लार्जर नंबर x और स्मॉलर नंबर y। क्योंकि बेटा जब भी डिफरेंस बोल रहा है ना, तो डिफरेंस का मतलब यही होता है कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ना, तब आपका 26 आया होगा। समझ में आ रही बात? अब वो बड़ा नंबर क्या है छोटा नंबर क्या है मुझे नहीं पता, तो मैंने बड़े को x मान लिया, छोटे को y। जो बच्चा ऐसे x और y डायरेक्ट मान लेगा ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर किसी ने बोल दिया ना कि लेट वन नंबर x लेट टू अदर नंबर y, तो अब ये नहीं पता कि उस x और y में बड़ा कौन सा है। तो आपके दो इक्वेशन बन जाएगी वहाँ पे, x माइनस वाई इक्वल टू 26 और y माइनस एक्स इक्वल टू 26। और अगर आपने यहाँ पे पूरा पहले से क्या क्लेरिफाई कर दिया कि भाई बड़ा नंबर तो हमने x को माना है और छोटा नंबर हमने y को माना है, तो क्वेश्चन यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा एक तरह से। कैसे? दोनों नंबर का डिफरेंस x माइनस वाई का डिफरेंस कितना है 26। इसने बोला वन नंबर इज 3 टाइम दी अदर नंबर, और एक नंबर जो है वो दूसरे से 3 गुना बड़ा होगा। भैया बड़ा कौन, जो बड़ा है वही तो बड़ा रहेगा। तो हमने क्या बोला भाई, जो बड़ा नंबर था वो छोटे नंबर से 3 गुना था, 3 टाइम, तो 3y कर दिया हमने। x की वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू उठाई हमने यहाँ पे डाल दिया, तो क्या हुआ 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3 में से एक गया 2y बराबर 26, और इसको कट करेंगे कितना 13 आ गया।
y इक्वल टू आपका 13 आ गया। y की वैल्यू को उठाओ और कहाँ पुट कर दो, यहाँ डाल दो। तो x आपका क्या आ गया, 3 था ना, तो 3 × 13, तो 13 3 जा 39 आपका आंसर होगा। हो गया, एक आपका नंबर 39 है, दूसरा नंबर आपका 13 है, दोनों का डिफरेंस चेक कर लो। 39 से 13 या 26, इक्वेशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आपको इक्वेशन बनाना सीखना है, खाली इक्वेशन बनाना सीखो। सॉल्व करना है तो मैंने आपको मेथड बता ही दिया। मेथड एक बार पहले से देख लेना, वीडियो में फिर से देख लेना, मेथड आपको समझ में आ जाएगा। इक्वेशन बनाना सीख जाओगे तो मेथड आपको आराम से पुट करना सीख जाओगे, ठीक है। अब इसने बोला द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो टाइप के एंगल होते हैं हमारे, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है हमारा सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री वो होता है जब दो एंगलों का सम आपका 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री वो होता है जब दो एंगलों का सम आपका 180 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। हिंदी में कॉम्प्लीमेंट्री को बोलते हैं पूरक और सप्लीमेंट्री को बोलते हैं समपूरक। दो समपूरक कोणों का योग आपको दे रखा है ना, दो समपूरक कोण में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री है बड़ा है, तो बताओ दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे। तो हमने मान लिया लेट लार्जर नंबर, माना बड़ी डिग्री, बड़ा लार्जर डिग्री लिख लो x, तो स्मॉलर आपका हो गया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि हम दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। पहले तो मुझे यही चीज़ पता चल गई, ठीक। दूसरा इसने बोला द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 18 डिग्री मोर देन स्मॉलर एंगल, तो यानी कि जो बड़ा एंगल था वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। अब आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल गई, इसको उठाओ यहाँ पुट कर दो। एक्स क्या आ गया, वाई प्लस 18 और प्लस वाई इक्वल टू 180, वाई 2y, 18 उधर भेज देंगे, 180, 86 नहीं 80 है वो, 180 माइनस 18 डिग्री 162, y अपॉन में 2 करो, डिवाइड करो, आएगा 2 8 6, 81 आ गया। तो y आपका 81 आ गया, तो x के लिए आप यहाँ पुट कर दो। x क्या था आपका, y प्लस 18 था, तो आपका y की वैल्यू थी आपकी 81, इसमें 18 पुट कर दो तो 109, यानी आपका 109 डिग्री आ गया। ये तो बड़ा एंगल छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। सेटिस्फाइड कर दिया हमने इक्वेशन को। समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन, कितने आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम 7 बैट एंड 6 बॉल, ये वाला क्वेश्चन उसी क्वेश्चन की तरह है जो हमने पहले अभी किया था। मैंने पहले एक्सरसाइज में आपको सिखाया था, इक्वेशन बनाना सिखाया था ना, उसी इक्वेशंस में आपको ये भी क्वेश्चन वैसे ही था, बस इसको आपको सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क में है क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं बताता हूँ। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर the charges paid is 105 and the for a journey of 15 kilometer the charges paid is rupees 155। ठीक है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। मैं आपको एक बात फिर बता देता हूँ, मेरी क्लासेस में मैं केवल क्वेश्चंस कराने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं आप लोगों की क्लास लूँ आधा घंटा, पौना घंटा, 20 मिनट, 50 मिनट, जो भी जितने टाइम का भी आपको वीडियो बने या जितने टाइम का भी आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, मेरा मैक्सिमम ये रहेगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराऊँ, ठीक है। वार्तालाप करेंगे हम लोग, बीच में बातचीत किया करेंगे, लेकिन इतनी नहीं कि हमारा टाइम खाली उस बातचीत में चला जाए और पढ़ाई हमारी ना हो। क्वेश्चंस हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चंस आप लोग जो मैं करा रहा हूँ अपनी बुक से भी करें, बाकी PDF वगैरह मिल जाएगी उससे कर लिया करें, और जितने मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जब भी मेरी वीडियो देखें या जब भी मेरी क्लास आप लाइव लें, एक चीज़ पे फोकस करना, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दे वो आप 1 मिनट में यूं चुटकी बजाते कर लोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, देख के कितना बड़ा लग रहा है ना, बच्चे डर जाते हैं। डरना नहीं है भाई, डरने की बात क्या है। आप देखो निकालना क्या है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज। एक तो मेरा फिक्स चार्ज निकालना है, एक मुझे निकालना है द चार्ज पर किलोमीटर। तो मैंने दोनों को मान लिया ना, लेट फिक्स चार्ज, जो निकालना वहीं से मैंने क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया, एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर वाई, एक्स रुपीज और वाई रुपीज, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा था, इसने कहा था इसने कहा था द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड
इसने बोला कि जो आप टैक्सी में बैठोगे तो कुछ तो फिक्स चार्ज है। भैया ये रहा टैक्सी, इस टैक्सी के अंदर आप बोले मैं बैठने जा रहा हूँ, आप बैठे, ठीक है। जैसे ही आप उसके अंदर बैठे, तो आप बैठते ही इसने बोला भैया आप जैसे टैक्सी में बैठोगे भैया मैं तो आपसे एक्स रुपये ले लूँगा। अब आप चाहे आगे जाओ चाहे मत जाओ, बैठते ही मैं आपसे एक्स रुपये ले लूँगा, ठीक है। बोला बाकी भैया जब ये टैक्सी चलेगी, ये टैक्सी है आपकी है, ये टैक्सी अब यूँ चलेगी 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 चलेगी, टैक्सी यहाँ पहुँच गई, तो जो भी डिस्टेंस चला वो डिस्टेंस का दाम मैं वाई के हिसाब से लूँगा, वाई के हिसाब से दाम लूँगा। तो बताओ इस कंडीशन में अगर मैं बैठूँ किसी टैक्सी में, तो उसने बोला मैंने 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज़ दिए, तो कैसे दिए होंगे भैया, मैंने बैठते पहले उसको एक्स रुपये दिया होगा, साथ में मैं 10 किलोमीटर गया हूँ तो 10 किलोमीटर का वाई रुपीज़ के हिसाब से दिया, और दोनों मिल के मेरा कितना हुआ 105 रुपये, ठीक है। बाद में बोला अगर मैं 15 किलोमीटर जाता तो क्या होता, तो भैया मैं एक्स तो फिर देता बैठते ही, और बाद में 15 वाई के हिसाब से मैं उसको 155 रुपये दे देता। तो बोला अब आपको बोला निकालने के लिए, अब तो देखो इक्वेशन आपकी तैयार हो गई, तो अब तो इक्वेशन तैयार हो तो आपको डरने की वाली बात ही नहीं है। क्या करोगे आप यहाँ से, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या आएगा आपका 105 माइनस 10 वाई। इस इक्वेशन से आपकी ये वैल्यू निकल गई, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आएगा यहाँ पे, इस एक्स की जगह इस एक्स की यहाँ पे मैं ये वाली पुट करूँगा तो क्या आएगा 105 एक्स बराबर 105 माइनस 10 वाई। इस इक्वेशन से मैंने ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 105 माइनस 10 वाई, और ये प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। अब यहाँ वैल्यू आप सॉल्व कर लो, तो 15 वाई में से 10 वाई गया तो कितना बचेगा 5 वाई प्लस का, और ये 105 उधर भेजूंगा तो क्या होगा 155 माइनस 105, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 50, यहाँ पे आपका आएगा 5 वाई, कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया आपका वाई इक्वल टू 10 आ गया। भैया वाई आपका 10 आ गया, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ से वैल्यू उठाओ और यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, स्टार्ट करा देता हूँ। उसकी वैल्यू ये जो आपकी वाई बराबर 10 है ना, यहाँ पे पुट कर लो, तो इन दोनों में कहीं भी पुट कर दो। तो एक्स बराबर हमने वहाँ क्या लिखा था 105 माइनस 10, वाई की वैल्यू कितनी आई है वहाँ से 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया 105 माइनस 100 कितना आ गया 5 रुपीज़, ठीक है। यानी कि बैठते ही मैंने उसको कितना रुपये दूंगा भाई, बैठने पे उसको दूंगा 5 रुपये, और डिस्टेंस पर किलोमीटर उसको दूंगा मैं 10 रुपये के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, भैया बैठते मैंने 5 दिए, 10 किलोमीटर गया तो 10 इंटू 10 100, 100 और 5 105 सही आ रहा है यहाँ पे, और उसका आपका भी सही आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन समझ में आप लोग को आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। देखो पहले यहाँ से हमने इसकी एक्स की वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ इस वाले में हमने ये पुट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से जो मेरी वाई की वैल्यू है तो फिर मैंने उस तरफ आपको एक्स की वैल्यू निकाल के दिखा दिया। अब देखो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो फ्रैक्शन जो होता है हमारा किसकी फॉर्म में होता है, पी बाय क्यू की फॉर्म में हमारा कोई भी फ्रैक्शन होता है, कोई भी फ्रैक्शन मेरा पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर वो पी बाय क्यू की फॉर्म में है तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं ऊपर वाले को हम लोग अंश, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं हर, ठीक है। अब इसने क्या बोला, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दो चीज़ की बात हो रही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो आप एक तो हम न्यूमरेटर को कुछ मान लेते हैं, एक डिनोमिनेटर को हम कुछ मान लेते हैं। तो हमने माना लेट न्यूमरेटर को हमने मान लिया x, और डिनोमिनेटर को हमने मान लिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या होना चाहिए भैया, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे होता है, x बाय y की फॉर्म में ये होगा। इसने बोला अगर मैं 2 ऐड कर दूं किसमें, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ भी मैंने 2 ऐड किया और यहाँ भी मैंने 2 ऐड किया, तो मेरा फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा फ्रैक्शन, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन अभी देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दो इन दोनों से, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ इन दोनों से, तो क्या होगा यहाँ बन जाएगा 11x प्लस 22, ये बन जाएगा आपका 9y प्लस 18, 11x, इस 22 को उधर भेज दो, 9y को इधर ले आओ,
तो 18 माइनस 22, तो क्या आपका आ गया 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ से पहली कंडीशन हमारी बन गई। ठीक है, दूसरे के लिए इसने क्या बोला है मुझे कि अगर 3a ऐड कर दूं मैं बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तीनों में, दोनों में मैंने x बाई वाई में, अब मैंने बोला 3 ऐड करने, तो मैंने 3 ऐड कर दिया, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। समझ में आ रहा है ना सबको? तो मेरा फ्रैक्शन जो क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बिकम 5/6। फिर सेम चीज करनी है, तो 5 जो है ना डमरू की तरह बन जाता है, 5/6 मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 18 और 5y प्लस 15। ठीक है, 6x इस 18, 5y को चलेंगे -5y, इक्वल टू 18 तो लेंगे तो 15 माइनस 18 कितना आ गया, -3। ठीक है भाई, अब यहाँ से क्या करो आप, एक से इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड कर लो, दूसरे में आप वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, इसके बाद आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए तो मैं ही बता देता हूँ, देखो वहाँ से 6x है ना, यहाँ से निकाल लो आप, 6x आप यहीं छोड़ दो, इस y को उधर भेज दो, तो -3 प्लस 5y बन जाएगा, और x बराबर आपका आ गया -3 प्लस 5y अपॉन 6, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, उस x की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आया था आपका 11 इंटू एक्स, क्या है आपका -3 प्लस 5y/6, बाहर में आपका -9y इक्वल टू -4। ठीक है, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, y अपॉन 6 -9y इक्वल टू -4। फिर इसके नीचे 1 लो, फिर एलसीएम लो दोबारा से, तो यहाँ आएगा -33 प्लस 55 y माइनस 9 6 जा 54 y इक्वल टू -4। इसको वहाँ मल्टीप्लाई में भेज दो, 55 में से 54 गया ओनली y, -33, 55 में से 45 गया तो कितना बचेगा, प्लस y इक्वल टू 6 4 जा 24। इस 33 को उधर भेज देंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया, -24 प्लस 33, और माइनस करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका, 33 में से 24 गया तो ओनली 9, y की वैल्यू आपके पास आ गई है 9। समझ आ गया यहाँ तक सबको? आपको y आपका 9 आ गया, अब y की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ, x कितना था मेरा, -3 प्लस 5y अपॉन 6, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 9, तो -3 प्लस 5 इंटू 9 अपॉन 6 -3, 9 5 जा 45 अपॉन 3, 45 में से 3 का 42 अपॉन 6, सॉरी 6 6 चला था ना, 3 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, 6 और 6 7 जा 42, तो आपका x आ गया 7 और y आपका आ गया 9, यानी फ्रैक्शन मेरा क्या बनेगा, फ्रैक्शन मेरा बनेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी 7/9, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने आप लोगों को सारे मैक्सिमम टॉपिक इससे सब्स्टिट्यूट में बता दिया। अच्छा, अब इसमें देखो इक्वेशन बनाना आप लोगों ने सीख लिया है, मेन इशू क्या इसमें आता है सब्स्टिट्यूट में, वैल्यू पुट करने का, एक्स रखो वाई निकालो, वाई रखो एक्स निकालो। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत, मैं समझ रहा हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है इसकी, तो इसी के लिए एक हमारे पास और मेथड, मैंने आपको बताया दो मैथड हमारे टोटली 3 होते हैं वैसे तो, सब्स्टिट्यूट, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूट मैंने आपको आज बता दिया है, नेक्स्ट मैं क्लास में आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा अच्छे से, उसमें भी इक्वेशन सारी ऐसे ही मिलेंगे आपको, बस वो सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जब वो तरीका आपको मैं सिखाऊंगा ना, तो आप ये वाला सब्स्टिट्यूट मेथड भूल जाओगे, आप खुद बोलोगे सर मैं वही उन्हीं से करूंगा, और एग्जाम में कभी भी ये लिखा नहीं आता कि सब्स्टिट्यूट से करो या एलिमिनेट से करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन आना हमें तीनों चाहिए। अगर मान लो गलती से आ जाए, कोई टीचर लिख देता है कि नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई से करो या सब्स्टिट्यूट से करके दिखाओ, तो मैथड हमें तीनों आना चाहिए। ठीक है, उसके साथ हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, बाय बाय, ओके, ध्यान रखें अपना, जय हिंद जय भारत।